नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी का सबसे नया शो जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस शो में मेरे और आपके बीच कोई दीवार नहीं होगी, मैं सीधे आपसे संवाद करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। और सबसे पहले बात उन खबरों की जो खबरों की भीड़ से आज आपके लिए हम चुन कर लाए हैं। सबसे पहले बात होगी बहराइच से हुए एनकाउंटर की, जहां यूपी पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा नाम के नौजवान की हत्या के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विपक्ष के नेता एनकाउंटर की टाइमिंग और आरोपियों के धर्म का मुद्दा उठाकर इसे सियासी तूल दे रहे हैं। दूसरी खबर है हरियाणा से, जहां पर नायब सैनी की सरकार ने पीएम मोदी, अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ली। हालांकि इस दौरान नायब सैनी ने पारिवारिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा। वो कैसे, ये आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके बाद बात होगी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू की। पन्नू ने कबूल किया है कि उसकी दी हुई जानकारी के आधार पर ही ट्रूडो भारत सरकार पर आरोप लगा रहे थे। जनहित में हम लगातार खाने पीने की चीजों में मिलावट का मुद्दा उठा रहे हैं। आज तो हद ही हो गई, स्वाद के लिए गोलगप्पों में टॉयलेट क्लीनर मिलाया जा रहा है। ये पूरी खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और साथ ही T20 क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने टेस्ट मैच में आज एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। क्या है वो रिकॉर्ड, इसकी भी आगे चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं जनहित। जनहित में आज सबसे पहले खबर बहराइच की। खबर आपको पता ही है। अगर आप ये पूछना चाहें कि इसमें जनहित कहां है, तो आपको बताते चलें कि असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के हों, उनका कैसे भी करके कानूनी शिकंजे में आना ही जनहित है। खबर यह है कि बहराइच में 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में जिन लोगों की तलाश थी, उनमें से 2 सरफराज और तालिब का आज यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यह मुठभेड़ नेपाल बॉर्डर पर हांडा बसेहरी नहर के पास हुई है। दोनों आरोपी नेपाल भागने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही यूपी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन हर एनकाउंटर का मतलब यह नहीं होता कि उसमें किसी की जान जाए ही जाए। सरफराज और तालिब दोनों जिंदा हैं, क्योंकि पुलिस ने दोनों को पैर में गोली मारी थी। वो भी इसलिए मारनी पड़ी क्योंकि बचकर भागने के लिए इन दोनों ने ही पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। पुलिस इस बात का दावा कर रही है। इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर 15 राउंड फायरिंग हुए। बाद में दोनों को पुलिस बहराइच के अस्पताल ले गई। ले जाते वक्त दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक। अब रामगोपाल के पिता ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले रामगोपाल के हत्या का आखिरी वीडियो देखिए जो आज ही आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब रामगोपाल 13 अक्टूबर को हामिद के घर पर झंडा लगाने के लिए चढ़ा था, यह भी देख सकते हैं कि गोली लगने के बाद रामगोपाल मिश्रा किस तरह से गिरा था। और अब जब हत्या के दोनों आरोपी सरफराज और तालिब पकड़े गए, तो रामगोपाल के पिता ने कहा मन को शांति मिली है। तो पुलिस के कारणों का पुलिस काम के योगी जी के संतुष्ट, अपने सरकार से नहीं संतुष्ट। धन्यवाद देना चाहिए साहब, हम हमारे संगे मदद की ने, और हम उनके आभारी हैं अपनी जिंदगी भर। वैसे यूपी में ऐसा कम ही होता है कि पुलिस कोई एनकाउंटर करे और उस पर विवाद ना हो। सरफराज की बहन ने आरोप लगाया कि ये एनकाउंटर नहीं था, बल्कि पुलिस ने एक सुनियोजित ड्रामा किया है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है।
हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी। इसे अगर और सरल शब्दों में कहूं तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरफराज और तालिब को जिंदा छोड़कर पुलिस ने चेतावनी दी है और मुसलमानों में योगी राज का खौफ बरकरार रखने की एक और कोशिश की है। पुलिस अपराधियों के सीने पर गोली मारे या पैर पर। यूपी में एक खास किस्म का सियासी शोर जो हर बार उठता है वो आज के एनकाउंटर पर भी उठा है। ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना, नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था जीरो खत्म हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस फर्जीगिरी है और ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है। एनकाउंटर को मजहब से जोड़ा जा रहा है तो हमें लगता है कि यूपी में एनकाउंटर का एक आंकड़ा भी आपको जरूर देखना चाहिए। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक 12,964 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 207 क्रिमिनल मारे गए और 27,117 गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में 1,601 गोलियों से सिर्फ घायल हुए यानी जिंदा पकड़ लिए गए हैं। क्योंकि यूपी में बार बार एनकाउंटर में जात मजहब ढूंढा जाता है, जैसा कि बहराइच के इस मुठभेड़ के बाद भी हो रहा है, इसीलिए दूसरा आंकड़ा जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। मारे गए 207 अपराधियों में 2 अपराधी सिख हैं। उससे बड़ी संख्या मुस्लिम अपराधियों की है जिनकी तादाद 67 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हिंदू अपराधियों की है जो 138 हैं। यानी आरोप चाहे जो हो, सियासत चाहे जो भी हो, एनकाउंटर के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। बहरहाल बहराइच में 13 अक्टूबर की हिंसा में अब तक 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आज एनकाउंटर के बाद भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए और आज ही पूरे 4 दिन के बाद बहराइच में इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके। आगे बढ़ते हुए दूसरी अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और खतरा टल गया है। पुलिस ने सलमान की सुपारी लेने वाले सुखबीर उर्फ सुक्खा को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। ऑरेंज कलर के कपड़े से जिसका चेहरा ढका हुआ है वही सुखबीर उर्फ सुक्खा है, जिसे सलमान खान की हत्या की सुपारी के आरोप में पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से पकड़ा है। मुंबई की पुलिस की टीम हमारे सेक्टर 29 थाना के क्षेत्र में आई थी। उनके पास कोई सूचना थी उनके केस की कि उनका केस का कोई आरोपी यहाँ पर है, तो हमारी सेक्टर 29 थाना पुलिस की सहायता से उन्होंने एक अभिनंदन होटल पर रेड किया और एक लड़के को उन्होंने काबू किया। सुक्खा को नवी मुंबई पुलिस बीते 6 महीने से तलाश रही थी। इसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया। सोशल मीडिया के जरिए लड़की से उसकी दोस्ती करवाई गई और फिर मिलने के लिए पानीपत बुलाया गया। इसी अभिनंदन होटल के कमरा नंबर 104 में सुक्खा लड़की से मिलने पहुंचा था। पुलिस होटल में पहले से मौजूद थी। बुधवार की रात 9 बजे होटल में जो कुछ हुआ वो हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा बता रहे हैं। करीब 9 बजे सुक्खा यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद लड़की भी यहाँ पर पहुंची और लड़की ने जब पुलिस को ये इशारा किया कि हाँ ये शख्स शार्प शूटर सुक्खा ही है, इसके बाद हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची और कमरा नंबर 104 से सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब कमरा नंबर 104 खुला उस वक्त पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वो शख्स सुक्खा जैसा नहीं दिख रहा था। उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके बाल बढ़े हुए थे। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे पानीपत की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 19 अक्टूबर तक के लिए पनवेल पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। इस केस में पनवेल की पुलिस लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सुक्खा ही फरार चल रहा था जो पकड़ा गया है। सुक्खा की गिरफ्तारी से पहले नवी मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। उस चार्जशीट में जो चौंकाने वाली जानकारियां हैं वो एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। चार्जशीट में नवी मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि सलमान खान पर हमले की सुपारी 25 लाख में दी गई थी।
आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-92 और M16 खरीदने की तैयारी में थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जिस जिगाना पिस्टल से हुई, उसे भी इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी। प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच रची गई थी। करीब 60 से 70 लोग सलमान खान के हर मूवमेंट की खबर रख रहे थे। मुंबई वाले घर, पनवेल के फार्म हाउस और गोरेगांव फिल्म सिटी पर सलमान के हर मूवमेंट की नजर रख रही जा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद कन्याकुमारी के रास्ते श्रीलंका भागने की प्लानिंग भी शूटरों के लिए बनाई गई थी। सलमान के खिलाफ किस पैमाने पर साजिशें चल रही हैं, ये जानने के लिए मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उसे लॉरेंस की कस्टडी कब और कैसे मिलेगी। इंटरनेशनल डॉन लॉरेंस बिश्नोई अभी अहमदाबाद की जेल में बंद है। जेल से ही वो अपनी दहशत की दुकान चलाता है। सलमान खान के खिलाफ साजिश के खुलासों के बाद मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों की माने तो इसके लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की है। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिले, इसीलिए मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र भारती ने दिल्ली जाकर सलमान खान मामले में लॉरेंस बिश्नोई के रोल की पूरी जानकारी गृह विभाग को दी है। असल में लॉरेंस को लेकर सरकार ने सख्ती इतनी बढ़ा दी है कि उसकी कस्टडी मिलना मुश्किल है। हुआ ये कि गृह मंत्रालय ने स्पेशल धारा के तहत लॉरेंस के जेल के बाहर आने पर रोक लगा रखी है। उसे पेशी के लिए भी कहीं नहीं भेजा जाता। सुरक्षा के लिहाज से उसकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। ऐसे में मुंबई पुलिस को लॉरेंस की कस्टडी मिलेगी, इसमें संदेह है। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और जनहित में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से ईडी ने पूछताछ की है। तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई है। इस ऐप को तमन्ना भाटिया ने प्रमोट किया था। इस HPZ ऐप के जरिए लोगों को 57,000 रुपए लगाने पर हर रोज 4,000 रुपए देने का वायदा कर करोड़ों रुपए की ठगी का उनके ऊपर आरोप लगा है, जिसके बाद फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से ईडी ने पूछताछ की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई VVIP की सुरक्षा में बदलाव का ऐलान किया है। इसके बारे में देते हैं आपको विस्तार से जानकारी। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 9 VVIP जिनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, उसमें बदलाव किया जाएगा। इन 9 VVIP की सुरक्षा में तैनात NSG कमांडोज को हटाकर उनकी जगह CRPF के जवानों को तैनात किया जाएगा। इनमें 9 VVIP में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। इनके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, मायावती, सर्बानंद सोनोवाल और रमन सिंह की भी सुरक्षा बदली जाएगी। साथ ही गुलाम नबी आजाद, चंद्रबाबू नायडू और फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा का जिम्मा भी CRPF के जवानों को सौंपा जाएगा। जानकारी यह भी मिल रही है कि CRPF के जिन जवानों को VVIP की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। 1 महीने के भीतर NSG कमांडोज की जगह CRPF के स्पेशल जवान ले लेंगे। सूत्र ये भी हमें बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को CRPF की ओर से ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस भी दिया जाएगा। ASL के तहत VVIP के दौरे वाली जगह की भी पहले से पूरी जांच करवाई जाती है। और अब आज की सियासी बड़ी खबर। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कुल 13 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन परिवारवाद के एंगल से 2 चेहरों की सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है। हरियाणा में शक्ति प्रदर्शन के बीच नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम सहित कुल 13 मंत्रियों ने पंचकुला के इस दशहरा ग्राउंड में शपथ ली। मैं कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी,
आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ। राजेश नागर। एबीपी न्यूज ने मंत्रियों की जो लिस्ट सूत्रों के हवाले से कल बताई थी, शपथ लेने वालों में ज्यादातर वही चेहरे रहे। अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। खुद को सीएम दावेदार बताने वाले अनिल विज ने दूसरे नंबर पर शपथ ली। मंत्रिमंडल में 2 महिला मंत्रियों को जगह मिली। दोनों ही परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। I, श्रुति चौधरी, do swear in the name of God। तो शाम से चुनाव जीती श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। श्रुति राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। बंसीलाल की पोती श्रुति ने 11वें नंबर पर शपथ ली, जबकि इनके बाद 12वें नंबर पर शपथ लेने की बारी आई आरती राव की। आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ। आरती राव अटेली से विधायक बनी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। दोनों महिला मंत्री पहली बार विधानसभा चुनाव जीती हैं। श्रुति जाट बिरादरी से आती हैं, जबकि आरती यादव जाति से। पंचकुला के मैदान में हजारों लोग इस शपथ समारोह के गवाह बने। बड़ी बात यह रही कि इस मौके को यादगार बनाने के लिए देश भर के एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम यहां पहुंचे थे। बीजेपी ने इस बार हरियाणा में जीत का रिकॉर्ड बनाया है। सामाजिक समीकरण का ऐसा गठबंधन जमीन पर तैयार किया कि विपक्ष इसे समझ ही नहीं पाया। आज नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में भी ये जातीय और क्षेत्रीय संतुलन दिखा। जनहित की टीम ने मंत्रिमंडल का जो जातीय गणित निकाला है, उसके मुताबिक इनमें सीएम सहित 5 गैर जाट ओबीसी हैं, 2 जाट हैं, 2 दलित हैं, 2 ब्राह्मण, 1 वैश्य, 1 राजपूत, 1 पंजाबी को मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई। पीएम मोदी इसमें शामिल हुए। बैठक के बीच एक तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही टेबल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उधर महाराष्ट्र के विवादित अधिकारी समीर वानखेड़े राजनीति के अखाड़े में उतरने वाले हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक समीर वानखेड़े शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ने वाले हैं। मार्च 2023 की ये तस्वीर है। समीर वानखेड़े पत्नी के साथ नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे। उसी दिन इस चर्चा के साथ तस्वीरें वायरल हुई कि वानखेड़े पॉलिटिक्स की पिच पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि समीर वानखेड़े शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं और धारावी सीट से विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े साल 2021 में तब ज्यादा सुर्खियों में आए जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कौडिल्या क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया। विवाद तब बढ़ गया जब आर्यन खान को छोड़ने के एवज में एनसीबी अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे। विवादित छवि की वजह से समीर वानखेड़े मुंबई से लेकर दिल्ली तक चर्चित हुए। जिस धारावी सीट से समीर के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, वहां से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ 2019 में चुनाव जीती थी। 2004 से वर्षा लगातार इस सीट से विधायक का चुनाव जीत रही हैं। 2019 में वर्षा 11,000 वोटों से चुनाव जीती थी। तब दूसरे नंबर पर शिवसेना के आशीष मोरे रहे थे। वर्षा गायकवाड़ इस बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं। अपनी बहन ज्योति गायकवाड़ के लिए वर्षा टिकट चाहती हैं और ज्योति ने इलेक्शन कैंपेन करना भी शुरू कर दिया है। समीर वानखेड़े तेज तर्रार आईआरएस अधिकारी माने जाते रहे हैं, लेकिन विवादों की वजह से भी बदनाम रहे हैं। ड्रग्स की तस्करी करने वालों के लिए वानखेड़े काल माने जाते थे। अपने करियर में 17,000 किलो ड्रग्स उन्होंने जब्त किया। करियर में 165 किलो सोना जब्त करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद के ड्रग्स जाल को इन्होंने कमजोर किया। जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया। गायक मीका सिंह की कस्टम चोरी का मामला भी काफी ज्यादा चर्चित रहा था। 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स के केस में पकड़ा, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले समीर वानखेड़े को आईआरएस पद से इस्तीफा देना होगा और जब भारत सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी तब जाकर राजनीति में उनकी एंट्री का रास्ता साफ हो पाएगा। और जनहित में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। यूपी में उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त की, उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी मांग कर रही है कि 13 की बजाय 20 नवंबर को चुनाव हो। बीजेपी ने कार्तिक पूर्णिमा का हवाला देकर यह मांग की है।
उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार में इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि गिरिराज की यात्रा से बीजेपी और जेडीयू दोनों ने किनारा कर लिया है। हर हर महादेव का नारा लगाकर गिरिराज सिंह बेगूसराय से भागलपुर के लिए निकल चुके हैं। साथ में आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर भी हैं। कल से गिरिराज हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूँ। ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इससे जदयू से कोई लेना देना। गिरिराज सिंह की यात्रा कल भागलपुर से शुरू होगी, जो मुस्लिम बहुल किशनगंज में 22 तारीख को खत्म होगी। जेडीयू का कहना है कि गिरिराज की ये निजी यात्रा है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सेक्युलर छवि को कोई खतरा नहीं है। गिरिराज जी की यात्रा उनकी निजी और व्यक्तिगत यात्रा है और कम से कम बिहार में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं और आज उन्होंने गिरिराज की यात्रा को नफरत फैलाने वाली यात्रा बताकर निशाना साधा है। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। गिरिराज सिंह की यात्रा का सियासी असर क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बात जो साफ है वो ये कि गिरिराज की यात्रा ने बिहार की सियासत को गर्मा रखा है। बीजेपी ने कल ही आधिकारिक तौर पर यात्रा से किनारा कर लिया था। गिरिराज सिंह को इस यात्रा के जरिए क्या हासिल होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए एबीपी न्यूज पर अगली बड़ी खबर देते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश में बहस हो रही है, लेकिन कुछ लोग बहस को एक अलग मोड़ देने में लगे हुए हैं। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल दावा कर रहे हैं कि संसद भवन भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए मामले पर इंडिया गठबंधन को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वक्फ बिल को लेकर संसद और संसद के बाहर घमासान मचा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी जनता और उनके नुमाइंदों की राय ले रही है, लेकिन एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल तो एक कदम आगे ही बढ़ गए। जो संसद वक्फ बोर्ड के भविष्य को तय करने में जुटी है, उसी संसद भवन को वक्फ की जागीर बताने लगे। अजमल का दावा है कि नया संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। हालांकि अजमल के पास जमीन के कागजात नहीं है। वैसे न सिर्फ संसद भवन बल्कि अजमल का कहना है कि दिल्ली में वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ की प्रॉपर्टी है। और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। बात जनहित की है तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का उचित मैनेजमेंट करना है, लेकिन सियासत है कि छूटती नहीं। अजमल के दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा कि इंडिया अलायंस ने अपनी आंखों पर सियासत की पट्टी बांध रखी है। इंडी गठबंधन और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग वक्फ बोर्ड के मुद्दे के ऊपर अपनी मजहबी सियासत की आंखों की पट्टी बांधे रहते थे, उनका इस पर क्या कहना है। वहीं कांग्रेस के सामने इस मसले पर ऐसे हालात हैं कि ना तो कुछ निगलते बन रहा है, ना ही उगलते। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने तो बदरुद्दीन अजमल को ही खरी खोटी सुना दी। विपक्ष के दबाव की वजह से सरकार की तानाशाही को कंट्रोल करने के लिए जेपीसी का गठन कराया विपक्ष ने कि मनमाफिक कोई काम ना हो सके। अब मीडिया में बयान देकर के और उसे मीडिया का मसाला बनाने के बजाय उन्हें चाहिए कि वो जेपीसी में अपने साक्ष्य लेकर के जाएं। जेपीसी उनकी बात सुनेगी, मुझे लगता है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान ढेर सारे सुझाव मिले। अब संसद के अगले सत्र में जब सरकार इस पर एक कदम आगे बढ़ेगी तो सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वक्फ बिल पर सियासत कितनी गहराएगी और कहां-कहां जमीन इसके अंदर आएगी, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का मौसम है, दिवाली, छठ और क्रिसमस की छुट्टियां करीब हैं। लोग छुट्टियों के हिसाब से ट्रेन में एडवांस रिजर्वेशन करवाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब यात्री किसी भी ट्रेन में 60 दिन पहले टिकट बुक करवा सकते हैं, जबकि अब तक 120 दिन पहले रिजर्वेशन करवाने की सुविधा मिल रही थी। रिजर्वेशन का यह नया नियम इसी साल 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। ये नियम नए रिजर्वेशन पर लागू होंगे, यानी कि जिन लोगों ने पहले से ही रिजर्वेशन करवा कर रखा हुआ है उनके टिकट वैध रहेंगे। रेलवे के मुताबिक विदेशी सैलानियों
पहले की तरह ही 365 दिन यानी कि 1 साल पहले अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं, उनको ये सुविधा मिलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जानकारी के मुताबिक रिजर्वेशन का ये नया नियम कुछ चुनिंदा ट्रेनों पर लागू नहीं होगा, जिनकी लिस्ट रेलवे की ओर से जारी की जाएगी। आपको बताते चले कि तत्काल रिजर्वेशन के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और एक दिन पहले तत्काल रिजर्वेशन आप आराम से करवा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, एनटीए ने यूजीसी एनईटी जून 2024 परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। हर विषय के मुताबिक कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। 4,970 छात्रों ने जेआरएफ के लिए और 53,000 से ज्यादा छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। हर विषय के मुताबिक कट ऑफ भी जारी किया जा चुका है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून जरूरी है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं कराया जाए तो क्या फायदा। बिहार के 2 जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद एक बार फिर बरसों से लागू शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहरीली शराब कांड के बाद छपरा और सिवान के इन गांवों में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। जहरीली शराब ने किसी का भाई छीन लिया तो किसी का पति, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। जो बच गए वो अस्पताल में मौत से लड़ रही हैं। शराब कांड के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। संवेदना तक मुख्यमंत्री ने प्रकट नहीं की। 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये शराबबंदी के नाम पर ये लोग खेल खेल रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं, सरकार द्वारा संरक्षित। तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। घर घर शराब बिक रही है। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन नीतीश के जिस मंत्री पर सख्ती से शराबबंदी लागू करवाने की जिम्मेदारी है, वो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय जहरीली शराब के लिए जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम सजग नहीं रहते, हमारी सरकार सजग नहीं रहती तो माफिया तो घरे घर बेचवाता हो। समाज को जागरूक होने की जरूरत है, शराब को ना करे और शिक्षा से जुड़ने की जरूरत है। कहीं त्रुटि नहीं है, जो त्रुटि करते हैं उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है। बिहार में नीतीश सरकार ने साल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, लेकिन शराबबंदी के बावजूद कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जब जहरीली शराब से राज्य में मौत नहीं होती है। इससे पहले इसी छपरा सिवान के इलाके में साल 2022 में 50 से ज्यादा लोगों की जान शराब पीने से गई थी। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने शख्स के घर पर छापा मारा, जिसके घर से करोड़ों की कीमत की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। आरोपी तकनीकी शिक्षा विभाग में तैनात है। 500 से लेकर 5 रुपए के नोटों के बंडल और सोने और चांदी के गहनों का ढेर। ये सारा सामान लोकायुक्त टीम की छापेमारी के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रमेश हिंगोरानी नाम के सरकारी कर्मचारी के घर से बरामद हुआ। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है। रमेश हिंगोरानी तकनीकी शिक्षा विभाग में जूनियर ऑडिटर हैं। छापे के दौरान रमेश के घर से 90 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज, 1 किलो 400 ग्राम वजन की गोल्ड ज्वेलरी, 1 किलो 21 ग्राम चांदी के गहने, 12,17,000 रुपए कैश, 4 लग्जरी गाड़ियां, 5 दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई। बरामद नकदी की निगरानी के दौरान लोकायुक्त की टीम को अमेरिकी डॉलर्स भी मिले, जबकि आरोपी रमेश हिंगोरानी का कहना है उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं।
नहीं, अगर 90 करोड़ बता रहे हैं तो मेरे को आगे बताएं कहाँ है 90 करोड़। मैं तो बोल रहा हूँ 10 करोड़ मुझे दे दो, मैं यहाँ से मकान छोड़ के चला जाऊँगा और क्या करूँगा। अब झूठ तो झूठ ही है। छापेमारी के दौरान रमेश इंगोरानी का बेटा नीलेश घर में आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। कार्रवाई के दौरान नीलेश के स्कूल बैग से एक अवैध पिस्टल बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने नीलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया। लेकर चलते हैं आपको फ्रांस, जहां की राजधानी पेरिस में मोटर शो 2024 चल रहा है, जहां दुनिया की नामी कंपनियों की गाड़ियों की नुमाइश लगी हुई है। कई गाड़ियां भविष्य की झलक दिखाने वाली हैं तो कई के फीचर्स ऐसे हैं कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। ऐसी ही एक शानदार कार चाइनीज कंपनी BYD ने लॉन्च की है। पेरिस मोटर शो में BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार यांगवांग 8 को लॉन्च किया है। इस कार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कार सड़क पर दौड़ने के साथ ही नदी में तैर भी सकती है। BYD का दावा है कि वांगयांग 8 करीब 30 मिनट तक, आपको बताते चले 8 किलोमीटर तैर सकती है। इस कार में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इस भारी भरकम कार को डूबने नहीं देती है। पानी में घुसते ही कार के पहिए नाव के चप्पू की तरह चलने लगते हैं और कार पानी में आगे बढ़ जाती है। शानदार फीचर से लैस इस कार को चीन की सबसे महंगी कारों में से एक बताया जा रहा है। इस कार की कीमत 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वांगयांग में 40,000 सीसी का ताकतवर इंजन लगा हुआ है। यह कार कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार स्विफ्ट में सिर्फ 1200 सीसी का इंजन लगा है। चीन की कंपनी BYD अब तक 30,000 से ज्यादा यांगवांग 8 बेच चुकी है। और अब आपको जिंदगी की एक जद्दोजहद दिखाते हैं। दिल्ली मुंबई के मेट्रो में चलने वाले लोग उतना नहीं समझ सकते, दूर गांवों में रहने वाले लोगों को अंदाजा है कि कहीं आने जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बिहार के पूर्णिया का वीडियो देखिए। कुछ लोगों को इसमें एडवेंचर दिखेगा, कुछ लोगों को फनी लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भाग ताहिर गांव के लोग थर्मोकोल और बांस की बनी नाव से एक जनाजे में दूसरी तरफ हरिपुर जा रहे थे। बारिश के पानी में गांव का कब्रिस्तान डूब गया था, इसीलिए शव को पहले ही इसी नाव से नदी पार करा दिया गया था। अब इसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने और पानी में बहाव होने से थर्मोकोल की नाव का बैलेंस बिगड़ गया और सारे के सारे लोग नदी में गिर गए। थोड़ा बहुत बहाव था, इसीलिए कुछ लोग थोड़ी दूर तक बह गए, उसके बाद जैसे तैसे करके किनारे लगे। कुछ ऐसे भी थे जो तैरना नहीं जानते थे, उन्हें दूसरों ने बचाया। इनमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। जान तो बच गई, लेकिन लोग गुस्से में हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक अपनी जिंदगी खतरे में ऐसे उन लोगों को डालना होगा। और अब जनहित में चलते चलते आज का जरूरी मंत्र बताते हैं। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जनहित में जरूरी इसी मंत्र के साथ शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज, जो आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।